प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। देखते देखते पूरे 54 घंटे बीत गए। एयर इंडिया के विमान के साथ, ड्रीम लाइनर के साथ, बोइंग 787 के साथ हुए बेहद भयावह और लगभग अप्रत्याशित विमान हादसे को। और इन 54 घंटों में दरअसल मरने वालों की तादाद पहुंच गई है 275। और कल वाली स्थिति जो मैंने आपको बताई थी, अब दरअसल लाशों की स्थितियां और विजिबल तरीके से सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि वीडियो सामने आने शुरू हो गए। और फिर इन 54 घंटों में जो लाख टके का सवाल है, जिसकी हम दरअसल बाट जोह रहे हैं, वो 1000 दफा इस देश में पूछा गया है कि इतना सिक्योर, इतना सेफ, दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रीम लाइनर दरअसल इतने बड़े हादसे का शिकार कैसे हो गया। यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अब इस सवाल के जवाब में आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूं, ये कि आज सिविल एविएशन मिनिस्टर ने तकरीबन 48 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राम मोहन नायडू ने, और उनके बयान बड़े तवज्जो के लायक है और बड़ा गौर करने लायक है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है, हाई लेवल कमेटी है। इसमें बहुत सारी जांच एजेंसियां, जितनी भी एजेंसीज का कनेक्शन है इस पूरे विमान हादसे से, सारी जांच एजेंसियां शामिल होंगी। 3 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। हाई लेवल कमेटी होगी ये। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बयान है राम मोहन नायडू का, जिसको मैं हूबहू आपको पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सख्त कानून है, वैसे तो बहुत सख्त सुरक्षा के मानक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जब यह घटना हुई तो हमें भी यह लगा कि बोइंग 787 सीरीज का इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, यानी जांच करने की जरूरत है इस पूरी सीरीज की, जिसे हम सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। जैसे जैसे विमानों की जांच आगे बढ़ेगी, रिपोर्ट आएगी, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यानी अगर मैं ये कहूं कि क्या इतनी शिकायतें थी बोइंग को लेकर, और 2013 से मामला चल रहा था, 2013 से 2024 तक, तो हम यहां पर भी आकर खड़े हो गए थे कि बोइंग में काम करने वाले, 10 साल काम करने वाले इंजीनियर सैम साले ने बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में यह कहा कि जो इंजन इस्तेमाल होता है बोइंग 787 में, उसमें खामियां हैं। तकरीबन 1000 इंजन ऐसे पाए गए जो इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन उनमें खामियां हैं। और मैं जापान से लेकर बाकी सारे देशों का जिक्र कई बार कर चुकी हूं, जिन जिन देशों में बोइंग को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए गए। तो यानी अगर अभी राम मोहन नायडू ये कह रहे हैं कि बोइंग के इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो अभी तक बगैर इंस्पेक्शन के सिर्फ फेस वैल्यू पर बोइंग हमारे देश में उड़ाया जा रहा था कि भाई अमेरिका की कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है और बड़ा ताकतवर प्लेन बनाती है, दुनिया के सारे देशों में 787 सीरीज कारगर है। क्या इसी फेस वैल्यू पर हमने उस दिन भी अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरी थी क्या? और एक चिट्ठी आपके सामने रखनी बड़ी जरूरी है। यह तो हुआ राम मोहन नायडू का बयान, जिन्होंने क्या ये कन्फेशन नोट के तौर पर रख दिया है क्या पब्लिक डोमेन में कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है? तो यहां से भी बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। अब तक विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इंस्पेक्शन, क्या इतनी लंबी उड़ानों पर भेज रहे थे? हम मेलबर्न भेज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की बाकी और जगहों पर भेज रहे थे, लंदन भेज रहे थे, पर्थ भेज रहे थे, बगैर इंस्पेक्शन के। अब ऐसे में डीजीसीए की चिट्ठी भी इसी को कॉम्प्लीमेंट करती है दरअसल, क्योंकि सारे, अब एक वीडियो भी मेरे सामने से गुजरा आज सुबह, एक महिला जिनके पिताजी की डेथ हुई इस पूरी घटना में, और माइक जब सामने लगा मीडिया का तो उन्होंने कहा कि टाटा समूह ने 1 करोड़ रुपए के कॉम्पेंसेशन का ऐलान कर दिया, मुआवजे का ऐलान कर दिया, और दम ठोक कर ये कह रही कि मैं दूंगी 2 करोड़ रुपए, मेरे पिताजी लौटा दो, मैं 3 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। लेकिन क्या जो घर से चला गया उसे वापस लाया जा सकता है क्या? अब जब इस तरह के सवाल फिजाओं में तैर रहे हो तो डीजीसीए की एक चिट्ठी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। डीजीसीए ने दरअसल यह चिट्ठी लिखी कल 13 जून 2025 को, और इसमें रेगुलेटर है हमारे देश का डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन का, जिसके भरोसे हम हवा में उड़ान भरते। इस चिट्ठी में डीजीसीए ने डायरेक्ट किया टाटा ग्रुप एयरलाइन को
have an inspection of the fuel parameter monitoring and associated system checks and inspection of the cabin air compressor and associated systems. और अगर मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं तो डीजीसीए ने जो ताकीद की है एयर इंडिया को, वो कहा है कि इन सारी चीजों का इंस्पेक्शन होगा अगले 15 दिन तक बड़ी कड़ाई से। एक सेकेंड, क्या कहा गया डीजीसीए की तरफ से? क्या क्या जांचना होगा? फ्यूल सिस्टम की जांच, यानी ईंधन से जुड़े हुए पैरामीटर ठीक है या नहीं है। कैबिन में जो सिस्टम हवा पहुंचाता है उसकी जांच करनी पड़ेगी। इंजन कंट्रोल सिस्टम की जांच कीजिए। ईंधन में ईंधन डालने वाले और जो सिस्टम ऑयल भेजता है उसकी जांच कीजिए। हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच, जो प्लेन के पहिए और ब्रेक को कंट्रोल करता है। टेक ऑफ के आंकड़ों जैसे रफ्तार और वजन की दोबारा समीक्षा कीजिए। हर नई फ्लाइट का कंट्रोल चेक होगा और हर स्टॉप पर किया जाएगा। पावर टेस्ट अगले 2 हफ्ते में करना बेहद जरूरी है और पिछले 15 दिन में विमानों में जो भी खराबियां बार बार आई हैं उसकी जांच भी करनी जरूरी है। अब फिर ये एयर इंडिया पर, भाई बोइंग पर बहुत सारे सवाल थे। डीजीसीए लगातार चिट्ठी लिख रहा था एयर इंडिया को, वो दरकिनार हुए क्या? बोइंग सीरीज में जितनी खामियां हैं वो दरकिनार हुई क्या? और क्या एयर इंडिया के लेवल पर ये सारी खामियां, भाई अगर ये सारी जांच अब करनी है तो अब तक के सारे विमान के बगैर इंस्पेक्शन के उड़ाए जा रहे थे, बगैर पता किए एयर कंप्रेशर कितना है कॉकपिट में। ये बहुत बड़े सवाल अपने आप में हो जाते हैं और बड़े इन सवालों को उठाया जाना भी बेइंतहा जरूरी है। अब लेकिन एक थ्योरी लगातार आ रही है और मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, गियर्स अप एंड फ्लैप्स डाउन, यानी पहिए ऊपर उठने चाहिए थे, फ्लैप्स नीचे होने चाहिए थे, था इसका उल्टा। तो एक मैनुअल मिस्टेक की बात सामने आ रही है कि जो पायलट चला रहे थे तो बेहद एक्सपीरियंस्ड, एक को 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था और दूसरे फर्स्ट पायलट जो थे उनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। लेकिन एक सर्वे आपके सामने रख दूं, क्योंकि आज दरअसल एयर इंडिया के एक फॉर्मर पायलट सामने आए। नाम है इनका उज्जवल ठेंगड़ी। इन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने जब से प्राइवेटाइज हुई है एयरलाइंस, तब से एयरलाइंस ने इसे मनी मेकिंग सिस्टम में तब्दील कर दिया है, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल सिस्टम में तब्दील कर दिया है। और ये मनी मेकिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। किसी को मतलब नहीं है पायलट कितने थके हुए हैं, उनकी ड्यूटी आवर्स क्या है, उनकी लैंडिंग की संख्या कितनी है, सो पा रहे हैं नहीं सो पा रहे हैं, फटीग के शिकार हैं कि नहीं है। अब ऐसे में एक सर्वे मैं आपके सामने रखती हूं और उस सर्वे में ये सारी चीजें शीशे की तरह साफ होती हैं। और उसके पहले यह भी मैं आपको बता दूं कि पायलट्स जो हैं हमारे देश के, वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। 91% तक पायलट ये मान रहे हैं कि वो पायलट फटीग के शिकार हैं और कोई नियम नहीं है इस बाबत इस देश में। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में नियम बनाए थे, जब पायलट ने बड़ी शिकायत की, भाई हम परेशान हो चुके हैं। अब आपको याद होगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का प्लेन दरअसल उड़ान भरनी थी। पायलट ने कहा मेरे ड्यूटी आज पूरे हो गए, मैं किसी भी कीमत पर फ्लाइट लेकर नहीं जाऊंगा। फिर अधिकारियों ने मान मुनव्वल की, पायलट को समझाया बुझाया, तब जाकर एकनाथ शिंदे की फ्लाइट टेक ऑफ हुई। अब यहां लेकिन नियम यह है कि 8 घंटे से ज्यादा उड़ान नहीं होगी किसी भी पायलट की। फ्लाइंग आवर्स 8 घंटे से ज्यादा नहीं होंगे, होते हैं 10 से 12 घंटे तक। उड़ान के घंटे हफ्ते में बैठते हैं 35 घंटे, महीने में 125 घंटे और साल में बैठता है 1000 घंटे का एक स्पैन एक पायलट के लिए। और असलियत में जमीन पर क्या है, 1250 से 1500 घंटे एक पायलट फ्लाइंग आवर्स में रहता है। यह असलियत है। अलावा इसके कुल काम के घंटे होने चाहिए, भाई ये तो फ्लाइंग आवर्स हुए 8 घंटे दिन में, काम के घंटे होने चाहिए 10, होते हैं 12 से 15 घंटे। अतिरिक्त काम जो कराया जा सकता है, कोई भी एयरलाइन किसी पायलट से सिर्फ 2 घंटे अतिरिक्त काम करा सकती है, होते हैं 3 से 5 घंटे। रात में लैंडिंग सिर्फ 2 लैंडिंग की जा सकती है। एक पायलट सिर्फ 2 लैंडिंग रात के वक्त कर सकता है, यहां 6 लैंडिंग्स तक पायलट कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट का वक्त रात के 12 से सुबह 6 बजे तक का होना चाहिए, है सिर्फ 5 बजे तक का।
और लगातार 2 नाइट शिफ्ट रोस्टर में आप पायलट को नहीं डाल सकते कि भाई आज भी रात में फ्लाइट उड़ाई और कल भी जो रोस्टर बनकर आएगा यानी कि उनका शेड्यूल बनकर आएगा उसमें भी आप नाइट की फ्लाइट उड़ाने की उसे ड्यूटी दे दे। ये नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता, लेकिन ये सब कुछ होता है। अब ऐसे में एक सर्वे जो आपके सामने में रख दूं, 43% पायलट ये मान रहे हैं कि उड़ान के दौरान थकान की समस्या है। 91% 68 से 91% पायलट ये मान रहे हैं कि पायलट फटीग से यानी थकान से हम जूझ रहे हैं और थकान की वजह से हमें कॉकपिट में नहीं होना चाहिए, ऐसा मान रहे हैं 71% पायलट्स। अब ये सोचिए कि ये प्राइवेटाइजेशन का एब्सोल्यूट साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले वो आपको बयान सुनाती हूं। दरअसल उज्जवल ठेंगड़े कह क्या रहे हैं, क्या कंसर्न है उनका। आज हमारे भी दोस्त है, पायलट दोस्त हैं वहां पे, वो कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट फैमिली लाइफ, फॉरगेट अबाउट सोशल लाइफ, दे हैव लॉस्ट टोटली फैमिली लाइफ। somebody has to look into this part of it. What you said is correct. And besides that, I would say that doing away the stalwarts, your cream of people is going to cost you dividends tomorrow. So don't run after money-making machine. I would say that please concentrate on your technicalities, the handling issues, that is more important. Commercially, you may be doing well, I'm not denying that. But at what cost? That cost is to be taken into account. आज ऐसा ना हो कि दूसरा हादसा हो रहा है, तीसरा हादसा हो रहा है। तो कमर्शियली यू आर डूइंग वेल, ये कह रहे हैं उज्जवल ठेंगड़े। कमर्शियली आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पर? क्या पहला हादसा, दूसरा हादसा और तीसरा हादसा इसी के जद में हम खड़े हुए हैं क्या? अब ऐसे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, जिसमें कहा कि इंस्पेक्शन की जरूरत है, वो भी सुनाती हूं आपको। जहां तक एआईबी दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है गृह सचिव की अध्यक्षता में। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, पायलटों को नहीं मिल रहा आराम, ज्यादा कर रहे काम और डीजीसीए को होना होगा सख्त। विमान कंपनियां कर देती हैं पस्त।